96 चौपाल आयोजित हुई और इस तरह का एक प्रोग्राम सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि एक वाइब मिल जाता है आपको धरातल पे किस तरह की समस्याएं हैं। कई बार समूह में सामूहिक शक्ति में लोग कह जाते हैं कि यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा। अब ये नीतिगत प्रश्न है, गोंडा में आए या बलरामपुर में आए, दोनों जगह लोग यहाँ के लाभान्वित होंगे, लेकिन जो एक सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट को हम लोग एक कारक हैं और हम लोग इस चीज़ को जहाँ पर ऊपर लेकर जाना है वहाँ पर इसको रखते हैं और पूरी मजबूती से रखते हैं। यहाँ पर माइनिंग के पुराने केसेस थे जिनमें बहुत लोगों को रिलीफ मिला हुआ था, वो टेकअप नहीं हो रहे थे, तो उसमें एसएलपीज को रिवाइव करना, वहाँ पर प्रभावी पैरवी करना। बजाज चीनी मिल अपने आप में बहुत वैसे समृद्ध है, लेकिन किसानों के भुगतान को लेकर के उसमें डिलेज हैं और हमें थोड़े स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अब हम लोग टेकअप करेंगे इस चरण में। आपने हजरतगंज में देखा होगा या दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है, अब उतना कंपैरिजन नहीं, लेकिन वी शुड शूट फॉर द मून, ताकि हम लोग जहां भी पहुंचे तो तारों के बीच में, सितारों के बीच में तो पहुंचे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट की इस स्पेशल सीरीज में आज एक ऐसी शख्सियत है आपके साथ जिनको आप फोकलोर में गोंडा का राजा कह सकते हैं। डीएम ऑफ गोंडा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोंडा, नेहा शर्मा काफी एक्टिव हैं इस समय, काफी चर्चाओं में है लोगों के बीच, अफसरों के बीच ब्यूरोक्रेसी में, और उसके कुछ रीजंस हैं द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग, डेवलपमेंट वर्क, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाना, इन सारी चीजों पर बात करेंगे नेहा जी से। लेकिन उससे पहले जानेंगे नेहा शर्मा के बारे में, उस नेहा शर्मा के बारे में जो डीएम से पहले की थी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट। थैंक यू सो मच। नेहा जी, जैसा कि आपने इंट्रो में सुन ही लिया होगा, मैंने आपकी बहुत सारी तारीफ की है एंड द काइंड ऑफ वर्क यू हैव बीन डूइंग, लोग इस वीडियो के बाहर भी आपकी तारीफ करते हैं, और खासतौर पर वो अनप्रिविलेज्ड लोग जिनके पास सत्ता नहीं होती, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी उम्मीद होते हैं आप जैसे अफसर अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि ऐसे अफसरों की कमी है, आप जैसे और भी अफसर हैं, लेकिन आप ऐसा क्या कर रही हैं, ऐसा डिफरेंस क्या लेकर आ रही हैं जिनसे उनकी जीवन में परिवर्तन हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक जिस सोच के साथ में काम करने का मुझे जज्बा है, उस सोच को, उससे इत्तेफाक आप भी रखते हैं और आपका ये पूरा जो ग्रुप है, आई एम श्योर जो जमीनी मुद्दे हम लोग आपके माध्यम से पा पाते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत आपका आउटरीच है। और मैं जैसा कि मैं अपने बारे में ये बताना चाहूंगी कि आज वैसे गांधी जयंती का दिन है और अभी भी मैं इस बात को रिट्रेट करके आई हूँ कि एक मोटो जो मैंने अपने जीवन में सीखा था, कि वो महात्मा गांधी जी की एक सेइंग है कि इन ऑर्डर टू फाइंड योर सेल्फ यू नीड टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो आप अपने आप को तभी पा पाते हैं जब आप दूसरों के वेलफेयर ओरिएंटेशन में इतना ज्यादा समर्पित हो जाए और दूसरों की सर्विस में समर्पित हो जाए। तो कहीं ना कहीं उस मोटो को मैंने अपने लाइफ का मोटो बनाया हुआ है और यही मुझे कहीं ना कहीं प्रोपेल करता है, क्योंकि बहुत बार जब आप काम करते हैं तो काम करने के समय पे आप जिस चेयर पे होते हैं उस पूरी भावना को आप तब तक नहीं ठीक से समझते हैं जब आप दूसरी साइड ऑफ चेयर की भावना को महसूस करें। तो मैं बहुत बार जब जिस भावना से मैं खुद जिस तरीके का एक चाहती हूँ कि लोगों का रवैया रहे हमारी तरफ, या एडमिनिस्ट्रेशन का या एस्टैब्लिशमेंट का, वैसा रवैया ही मैं रखना चाहती हूँ, वैसा रुख रखना चाहती हूँ लोगों के साथ में, और उनकी समस्याओं के समाधान को खोजना चाहती हूँ उस रुख के साथ। तो ये एक मोटो है जो मुझे ड्राइव करता है और दिस हैज बीन देयर विद मी फॉर लाइफ। ये इंटेंशन हमने आपका देखा है, विच इज वेरी एविडेंट। जिस तरीके से आप ग्राउंड पे अवेलेबल रहती हैं, लोगों के बीच में एक्टिव रहती हैं, आपकी ग्राम चौपालें बहुत फेमस हैं गोंडा के अंदर, और इसलिए नहीं फेमस है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होती है, इसलिए फेमस है क्योंकि उससे लोगों को सोल्यूशन मिलता है। शिकायतें तब भी लोगों की बहुत होती है कि ग्राम चौपालों में सिर्फ वही समस्या जाती हैं जिनको अधिकारी के लोग जाने देते हैं, और अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस नहीं जाने देते आज भी, बट स्टिल इट्स अ प्रोसेस। हो सकता है कि अगले दौर की चौपालों में इन सब सोल्यूशंस को लाया जाए। आपने जितनी भी चौपालें करी नेहा जी, उनमें कितनी चौपालों में आपको किस तरह की समस्याएं मिली, द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स
जो लोगों की ज्यादातर समस्या रहती है? देखिए, समस्याएं तो बहुत तरीके की मिली अगर हम उनको कैटेगराइज करें, लेकिन ज़मीनी जब उस पर उतरते हैं हम लोग तो ज़मीनी समस्याएं ही सबसे ज़्यादा हैं। जो मैंने महसूस किया, कुल 16 ब्लॉक्स में ये 96 चौपाल आयोजित हुई और इस तरह का एक प्रोग्राम सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि एक वाइब मिल जाता है आपको धरातल पे किस तरह की समस्याएं हैं। और जब वन टू वन कनेक्ट होता है तो लोग, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि लोग सीधे तौर पे आके अपनी बात कह सकें और कई बार जो किसी संकोचवश रह भी जाते हैं तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। तो कई बार समूह में, सामूहिक शक्ति में लोग कह जाते हैं कि यहाँ काम ठीक नहीं हो रहा। मतलब अपने इंडिविजुअली बात नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर हम लोग उनसे इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो समूह में लोग एक स्वर में एक बात को कहते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि सही बात निकल कर आ पाए, एक निचोड़ निकल कर आए। तो देखने में ज़रूर ये आया है कि यहाँ जो है लैंड रिलेटेड इश्यूज़, रेवेन्यू के इश्यूज़ जो हैं, वो बहुतायत में हैं। और समस्याएँ भी होती हैं, जैसे कई बार होता है कि डिमांड रिलेटेड चीज़ें हैं कि सड़कें बने या गाँव में जो है आंतरिक रास्ते, नालियाँ, जल भराव की समस्या। तो इस तरीके की समस्याएँ तो हैं गोंडा में, लेकिन ज़मीन की जो शिकायतें हैं, चाहे वो आपसी विवाद हों, मेड़ के विवाद हों या कुछ कब्ज़ों की शिकायतें हों, तो ये शिकायतें जो हैं दे कंपोज़ अराउंड 80% ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स दैट वी रिसीव। तो ये एक फ़िल्टरिंग तो आई है डेफिनिटली, और उस पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग वी आर मेकिंग स्ट्राइड्स। फिर जो शहर का यहाँ क्षेत्र है उसकी कुछ डिफरेंट तरीके की नेचर की समस्याएं, गांव में लैंड रिलेटेड इश्यूज। ओके, नेहा जी, आपने बताया कि समस्या है तो कुछ डिमांड रिलेटेड होती है। एक डिमांड इस समय गोंडा में बड़ा ट्रेंड कर रही है, यूनिवर्सिटी की डिमांड। लोग, छात्र कहूंगा, युवा कहूंगा, काफी आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी है कि एक विश्वविद्यालय जो पहले गोंडा में जिसका प्रस्ताव हुआ या फिर जमीनें देखी गई, वो बलरामपुर दिया गया। फायदा दोनों लोगों को होगा, यहाँ के लोगों को भी होगा, वहां के लोगों को भी होगा। बलरामपुर में है तो वहां के लोगों को फायदा अवश्य होगा और कहीं ना कहीं उसका रिपलिंग इफेक्ट गोंडा के लोगों को भी मिलेगा, बेनिफिट तो होगा ही होगा। बट चूंकि बच्चों की डिमांड है, छात्रों की डिमांड है, आप गोंडा यूनिवर्सिटी में, गोंडा में लाने के लिए आपका कुछ प्रयास है इस मामले में? देखिए, बहुत सही बात आपने कही। काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि ये निरंतर चल रहा है, मैं भी देख रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स से और कई संगठनों से भी ये माँग जो है वो प्राप्त हो रही है। लेकिन विषय क्योंकि नीतिगत होता है, कोई भी, ये तो हम और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की स्थापना जो है वो एक ग्रोथ सेंटर के रूप में अगर होती है तो उसके आस-पास के पेरिफेरीज़ में नेचुरल एलिमेंट है कि वो विकसित होते हैं आस-पास के, जो ऑर्गेनिक रूप में देखें तो ये नीतिगत प्रश्न है, गोंडा में आए या बलरामपुर में आए, दोनों जगह लोग यहाँ के लाभान्वित होंगे। लेकिन जो एक सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हम लोग एक कारक हैं और हम लोग इस चीज को जहाँ पर ऊपर लेकर जाना है वहां पर इसको रखते हैं और पूरी मजबूती से रखते हैं और प्रयास रहेगा कि लोगों की मांग को कुछ समर्थन मिले। लेकिन जो नीतिगत मामले हैं तो उन पर जो डिसीजन होगा उसको भी हम लोग पूरे सम्मान के साथ अमल करेंगे। ओके, नीतियों की बात करें तो अभी पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी जी ने एक्स के माध्यम से, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, और समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी एक नीति बताई साफ तौर पर कि रेवेन्यू, राजस्व के जितने वाद हैं, राजस्व के जो मामले होते हैं, म्यूटेशन के, नामांतरण के, इन सब मामलों पे त्वरित समाधान होना चाहिए। एक समयबद्ध ड्यूरेशन के अंदर उसका निर्णय होना चाहिए। कई मामलों में जो अधिकतर हम, जैसे हम लोगों भी किसानों से, यहाँ के बाशिंदों से इंटरेक्ट करते हैं, एक समस्या उन्होंने बहुत बताई है कि सब डेट लगती रहती है और साहब बैठते ही नहीं है। जो तहसीलदार भी होते हैं, नायब भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं। कहीं ना कहीं एसडीएम के अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी का भी असर होता है। एसडीएम का काम सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, आपको अपना जो तहसील है, अपना जो क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है, उसके 50 तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मामलों को भी देखना है, वो भी प्रेशर रहता है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति सफर करता है जिसका मुकदमा लगातार चल रहा हो। चूंकि शासन का नीतिगत फैसला है कि रेवेन्यू कोर्ट्स के मामलों को जल्द सुलझाया जाए, ऐसी समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए, ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए सबसे पहले तो हम स्टैटिस्टिक्स में अगर जाएं तो ये बात
बहुत मजबूती से है कि 17,500 वाद यहाँ पे 5 साल से अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में ट्रेंड को दर्शाता है कि यहाँ पर कोर्ट केसेस को लेकर के जो संजीदगी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये वही कोर्ट केसेस हैं जो हम लोगों ने चौपालों में देखा, और वो कहीं ना कहीं पर कोर्ट केसेस से बाध्य हो रहे हैं, या उनका निराकरण जो है, समाधान जो है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो रणनीति के तहत अभी हम लोगों ने इस पूरे उसको डाइसेक्ट किया है कि कहाँ प्रॉब्लम लाई कर रही है। वाजदायर दे करके लोग उसको काफी बार, जो पार्टीज भी हैं उनका इंटरेस्ट भी, एक किसी पार्टी का इंटरेस्ट रहता है कि वो लिटिगेशन को और डिले टैक्टिसेस कहा जाता है जिन्हें। तो एक ये देखने में आया है कि उनके अंतिम चरण तक उसको पहुंचा नहीं पाने में इस तरह की टैक्टिसेस जो है उसका लिटिगेंट्स भी मिसयूज कर पाते हैं। तो हम लोगों ने इस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उन्होंने काफी सारे वादों के लिए एक समय सीमा तय कर दी है, और पहले जो बहुत लॉन्ग प्रोसीडिंग्स होती थी उनको समरी प्रोसीडिंग्स का रूप भी दिया है, जैसे मेड़बंदी के जो विवाद हैं, या पैमाइश जो होनी है, नामांतरण होने हैं, उन सब के लिए समय सीमा है। इनफैक्ट आबादी घोषित कराने के लिए भी एक समय सीमा तय की गई है, बहुत समरी प्रोसीडिंग के रूप में आप ये कार्य करा सकते हैं। तो अब हमारी जो रिव्यूज हैं उस पर हम लोगों ने एक पहले अनिर्णित करके जो ऑब्जेक्शंस पर भी ऑब्जेक्शंस आमंत्रित करने जैसी कई स्थितियां हैं जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिले टैक्टिसेस की तरफ लेके जाती हैं, उन पर हम लोगों ने कर्टेलमेंट का प्रयास किया है। हमारे सारे पीठासीन अधिकारी अब इस बात से पूरी तरह से, एक ट्रेनिंग अभी हमने हाल फिलहाल में आयोजित कराई, हमारे जो रीडर्स हैं, पेशकार हैं, और जो एमजेस जो बोलते हैं हमारे तहसीलदारों के कोर्ट में, उनकी एक ट्रेनिंग भी हम लोगों ने उनको वर्कशॉप इक्विप किया कि आप इन डिले टैक्टिसेस से किस तरह से बचाव होना है, और डीजीसी रेवेन्यू के साथ मिलकर ये ट्रेनिंग हुई थी। इसका जरूर असर पड़ेगा। कई बार होता है कि एक सेंस ऑफ नॉर्मैलिटी सेट हो जाती है कि डेट पर डेट देना एक नॉर्मल वो है, तो उस न्यू नॉर्मल को हमें तोड़ने की तरफ कदम बढ़ाना है, तभी कोई ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन हो पाएगा। तो उस तरफ हम लोगों के प्रयास हैं। और ये मैसेज आपके अधीनस्थ जो स्टाफ है, बिल्कुल उनके साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग की है, और हमारे नॉट जस्ट जो पीओज हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही नहीं, उनको जो सपोर्ट करता है स्टाफ, उनको भी इस बात से उनका अभिमुखीकरण किया गया है। एक और बड़ा इशू है चकबंदी का। गोंडा जनपद में अभी भी कई हिस्सों में चकबंदी पिछले कई वर्षों से चल रही है, जो समाप्त नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई है। चकबंदी के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश शासन द्वारा या फिर कोई विशेष कार्य योजना इस समय गोंडा जनपद में चलाई जाएगी? देखिए, चकबंदी में भी चकबंदी के जो स्टेप्स हैं उन पर गति बने, उसमें थोड़ी एक कसावट आए, उसके लिए तो नियमित रिव्यूज, अनुश्रवण जो है वो हो रहा है, और कुछ गति हुई भी है। अभी इनफैक्ट हमारे कुछ वनटांगिया विलेजेस हैं यहाँ पे, जिनको अभी हमें और चकबंदी प्रक्रिया में जोड़ना है, क्योंकि उन गांवों को रेवेन्यू विलेजेस के रूप में, वहाँ उनको लैंड पार्सल्स तो मिल गए लोगों को, लेकिन चक रोडें नहीं हैं, और भी जो जीएस लैंड और जो फैसिलिटेशन चकबंदी के उपरांत मिलता है वो नहीं है। तो अभी ये प्रक्रिया थोड़ी और चलेगी यहाँ पर, लेकिन जो गांव ऑलरेडी चकबंदी में है उनको उनके लास्ट उस तक स्टेज तक लेकर जाना और उनकी फाइनलिटी कराना, ये हम लोगों का प्रयास है। चकबंदी रिलेटेड केसेस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं, और वर्क क्योंकि काफी हद तक वर्क जो चकबंदी डिपार्टमेंट का है वो थोड़ा कम भी हुआ है, तो यहाँ चकबंदी से जो स्टाफ है साथ में, उनको भी अपने अन्य कार्यों के लिए भी, रेवेन्यू वर्क्स के लिए उनका सदुपयोग होना, ये भी एक काम जो है साथ साथ में चल रहा है। मतलब आपके कार्यकाल में क्या उन गांव में हम चकबंदी पूरी होती देख पाएंगे? देखिए, मेरा पूरा प्रयास है, अभी हम लोगों ने इनिशिएट किया है, वो उन गांवों में अभी तो चकबंदी प्रक्रिया इनिशिएट कराना ही, दिस वाज वन स्टेप दैट वी हैव टेकन, और निश्चित इसको बहुत गति के साथ हम लोग स्फूर्ति के साथ लेके जाएंगे। वनटांगिया इज वन ऑफ माय प्रायोरिटी सेक्टर्स, तो वहां मैं बिल्कुल लग कर इसको करवाऊंगी। नेहा जी, इन सब के अलावा एक और प्रमुख समस्या जो गोंडा जनपद में है, चूंकि जानकारी का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर लोग बड़ी ही आसानी से घूसखोर सरकारी कर्मचारियों के फांसों में फंस जाते हैं, और लीगल एजुकेशन नहीं है लोगों के अंदर, अपने हक नहीं जानते, अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं जानते।
और उस कारण लोग परेशान होते हैं, आम लोग, आम जनमानस, खासकर वो व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों की समस्याओं का निराकरण और ये भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए हमने देखा आपके द्वारा कई स्टेप्स लिया गया, कई मामलों में जांच बैठाई गई है, कई मामलों में सस्पेंशन भी किया गया है, कई मामलों में एफआईआर तक किया गया है। आप इस एक्टिविटी को और आगे चलाएंगी और किस स्तर पे चलाएंगी? देखिए, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये मोटो जो है, ये गवर्नमेंट का मैंडेट क्लियर है और हम लोग भी इसी मंशा के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत सारे एक्शंस लिए भी गए हैं और ज़ीरो टॉलरेंस की जब बात होती है, तो ज़ीरो टॉलरेंस बिल्कुल जो वर्ड्स हैं, वो बिल्कुल ट्रांसलेट हो रियलिटी में, इस पर हम लोग काम, इस तर्ज पे काम करने के लिए प्रयासरत हैं। आपने जैसा सही बात कही कि सिर्फ जांचों तक सीमित ना रहें, उसका निष्कर्ष निकले और उसमें जो दोष में पाए गए दोषी लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित हो। तो एक एग्जेम्पलरी एक्शन जब होता है, तो उसका एक डेटरेंस भी पैदा होता है और प्रयास यही है। साथ-साथ में बिकॉज़ जिस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव हुआ है, गुड गवर्नेंस की तरफ हम लोग सब मूव कर रहे हैं। बहुत चीज़ें एक्सेसिबिलिटी जो दी गई है, तो लोग अगर कोई ऐसी शिकायत होती है, छोटी सी छोटी शिकायत को भी उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाता है। तो देयर इज़ नो शैलो एक्शन दैट इज़, जब लोग इस बात को रेज़ करते हैं, उनको रेज़ करने की एक तो फ्रीडम है थ्रू वेरियस मीन्स। अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा यूसेज शुरू किया है। ट्विटर पर या एक्स जो है, उस पर कंप्लेंट्स हैं, व्हाट्सएप पर आ रही कंप्लेंट्स हैं। उन पर अगर सर्वोच्च स्तर से बिल्कुल सीरियसली एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो उस रिस्पॉन्सिवनेस के नाते जो नीचे का अमला भी है, वो और सतर्क होता है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देने से भी इन चीज़ों पे इस तरह का जो गतिरोध है, वो भी समाप्त हो रहा है और जो करप्शन है, उसमें एक अच्छी कसावट नज़र आई है। जांचों को भी निष्कर्ष तक लेकर जाना, उनके अंतिम तक लेकर जाना। कई केसेस थे अभी यहाँ पर, माइनिंग के पुराने केसेस थे जिनमें बहुत लोगों को रिलीफ मिला हुआ था, वो टेकअप नहीं हो रहे थे। तो उसमें एसएलपीज को रिवाइव करना, वहाँ पर प्रभावी पैरवी करना, तो ये चीज़ें एक मैसेजिंग भी उत्पन्न करता है और लोगों का विश्वास भी और प्रगाढ़ होता है कि अगर उनके द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ को रेज़ किया जाएगा, उस पे रिस्पॉन्सिवनेस, और उस रिस्पॉन्सिवनेस के तहत क्या होता है कि हमारी मशीनरी भी एक डेटरेंस को पैदा करता है मशीनरी के विद इन। तो दिस इज वन वेरी सिस्टमैटिकली वी आर डूइंग इट, सिस्टमिक उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। हर बार इस बात को हैमर करना, रीट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। तो हर मीटिंग में हम लोग इसको जरूर, इस बात से शुरुआत होती है, इस बात से अंत होता है। चूंकि गोंडा की अधिकतर आबादी कृषि आधारित है और ओडीओपी यहाँ पर मेज है ना, मक्का है जी। तो कृषि की बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं, कई सारी नीतियां हैं जिनका किसानों को लाभ मिलता है और मिलना चाहिए भी। लेकिन कई बार, वही फिर मैं एक बार आपसे कहूंगा कि शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में किसान उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, फायदा नहीं ले पाते। जैसे बीज, खाद, ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसी जानकारी या ऐसी योजनाओं का लाभ उस एक अंतिम किसान को मिल पाए, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा? देखिए, इनके लिए एक आउटरीच प्रोग्राम में जो संगोष्ठियां हम लोगों को नीचे के संकुलों में करनी होती हैं, क्लस्टर बेस्ड विलेजेस पे करनी होती हैं, उसके तो प्रयास होते ही हैं ताकि सीधा संवाद जो कृषि विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं और उनसे जुड़े सहयोगी हैं, वो जाकर कृषकों के साथ इस बात को रखें। साथ साथ में कई लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे किसानों के, उन पे जैसे यहाँ एक किसान दिवस का आयोजन होता है, उसमें भी वो इश्यूज जो हैं, उसमें जो कृषक पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके एक तो उनको जागरूकता दिया जाना शासन की प्राथमिक योजनाओं का, जिसका वो लाभ ले सकते हैं, और साथ साथ में उनकी समस्याओं का निवारण होना। तो एक जो विश्वास का जो एक संवर्धन इन संवादों से हो रहा है, उससे निश्चित ही योजनाओं के प्रति भी लोगों को ऐसा लगता है और एक विश्वास प्रगाढ़ होता है कि जो शासन की योजना है वो हम तक पहुंच सकती है। सो दैट आउटरीच हैज रियली हेल्प्ड।
एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू के बारे में अब आपने मौका दिया है तो मैं जिक्र भी करना चाहूंगी। यहाँ नहर का एक इशू चल रहा था काफी समय से, और वो इशू कितने सारे किसानों का उससे हित जो था वो जुड़ा हुआ था। हमारे यहाँ कर्नलगंज तहसील में परसागोड़ी गांव में तो कुछ 800 मीटर का जो नहर था लगभग 13 वर्ष से बाधित था, और कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से, तो उनको किस तरह से हम लोगों ने सुलझाया और फिर नहर का पानी उसमें चल पाया। तो किसान को एक अपने हित के लिए जो स्टेप्स फील होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, तो उनका विश्वास इसमें बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, और हम लोग ये सोच पाते हैं कि उनकी समस्याओं का जो निवारण है वो जरूर हम लोग इंश्योर करें। चीनी मिल यहाँ पर हैं, उनके भुगतानों से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, तो बहुत इमीडिएटली उनको टेकअप किया जाता है और किसानों के हितों के को बजाज चीनी मिल का मुद्दा बहुत छाया रहता है। यस, वो एक इशू है, और मैंने एक मीटिंग खुद भी अपने लेवल पर की है बजाज चीनी मिल के मिल मालिकों से, बट आई थिंक थोड़ा हम लोगों को इसमें और स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक वार्ता के बाद भी बजाज चीनी मिल अपने आप में बहुत वैसे समृद्ध है, लेकिन किसानों के भुगतान को लेकर के उसमें डिलेज हैं, और हमें थोड़े स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अब हम लोग टेकअप करेंगे इस चरण में अगर नहीं होते हैं भुगतान। ओके। और किसानों संबंधी मुद्दे तो बहुत है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। एक मैं आपसे अंतिम सवाल यही पूछना चाहूंगा कि अगर मैं इस समय आपकी सक्रियता या प्रशासन की सक्रियता पूछूं कि किन योजनाओं में हो रही है, किस तरह की नई योजनाएं लाई जा रही हैं, लोगों को, यहाँ के निवासियों को और किसानों को क्या लाभ मिल सकता है, प्लीज अपनी तरफ से बताइए। देखिए, अपनी तरफ से मैं बात करूं तो, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस नगर विकास में रहा है, तो कुछ मैं यहाँ की शहरों की भी छवि और स्वच्छ भारत मिशन खास तौर पे उसकी एमडी रही हूं मैं, तो मुझे लगता है कि ये गोंडा के लिए बहुत आवश्यक है। एक हम ऐसे कस्ब पे हैं जहां पर शहर जो है, प्रदेश के कई शहर जो हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन गोंडा अभी भी कुछ ना कुछ उस पायदान में काफी पीछे है। तो स्वच्छता को लेकर के और शहरों में जो एक व्यवस्थापन होना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो एनक्रोचमेंट रिमूवल से रिलेटेड हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत अच्छी कार्य योजनाएं हम लोगों ने विकसित की हैं कि वेंडिंग जोन्स हम विकसित करें। शहर का जो फसाड जो है, जिसमें कई शॉप्स जो हैं, आपने हजरतगंज में देखा होगा या दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है, अब उतना कंपैरिजन नहीं, लेकिन वी शुड शूट फॉर द मून, ताकि हम लोग जहां भी पहुंचे तो तारों के बीच में, सितारों के बीच में तो पहुंचे ही। तो हमारी पूरा प्रयास है कि एक बहुत अच्छा शहर का जो सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में प्लान किया जाए, उस प्लानिंग को अपने जन सहयोग और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के माध्यम से उसको हम लोग धरातल पे उतारना चाह रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम जो अभी रेज हुआ, वो लैंड रिलेटेड था, और लैंड रिलेटेड इश्यूज को लेकर के भी हम लोगों ने काफी कार्य योजना बनाई हुई है, जिसमें जब ये कोर्ट केसेस पर उनके निस्तारण पर जब दिखेगा, तो उसका असर, सीधा असर जो है वो गांव पर दिखेगा। तो इन चीजों को लेकर के भी हमारी कुछ कार्य योजनाएं बनी हुई हैं। और 2-3 बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे। कोंडर गांव है, तो जो जिसकी एक छवि है कि वो महर्षि पतंजलि से जोड़कर देखा जाता है, उसके विकास के लिए एक अच्छा प्लान बनाकर हम लोगों ने शासन में भेजा हुआ है, और वो प्लान भी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उससे सर्वे वगैरह हुआ है। तो एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट, क्योंकि अयोध्या के आसपास होने का इसको लाभ मिलना चाहिए इस पूरे क्षेत्र को। यहाँ इतनी प्राचीन मंदिरों का यहाँ है, देखने में आता है। पृथ्वीनाथ मंदिर है और दुख हरणनाथ मंदिर है। तो इस तरह के मंदिरों के विकास में और इनको टूरिज्म से जोड़कर किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। फिर अयोध्या से सटे हुए जो हमारे तहसील के एरियाज हैं, वहाँ जो रोड का कार्य चल रहा है, और लैंड डेवलपमेंट, लैंड बैंक बनाने की स्थिति, क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पे सरयू के इस तट पर भी एक अच्छा पर्यटन, एक अच्छा जो अयोध्या से मिलने वाली चीजें होंगी लोगों के आवागमन से, तो उन चीजों को भी देखते हुए लैंड बैंक विकसित किया जा रहा है। तो ये कुछ है कार्य योजनाएं जिनको हम लोग अब
धरातल पे उतारेंगे धीरे धीरे। नेहा जी, गोंडा के अंदर ना, चूंकि आप अर्बनाइजेशन, आपने बहुत काम किया अर्बनाइजेशन पे, और देखा जाए तो यहाँ पे अवैध कॉलोनियों की भरमार है। जो स्वीकृत कॉलोनियां नहीं है, स्वीकृत कॉलोनियां शायद मेरे ज्ञान से एक आवास विकास कॉलोनी है, दूसरी आवास विकास कॉलोनी फैजाबाद रोड पे नई बनाई गई है जिसका अलॉटमेंट हुआ है। क्या इस अर्बनाइज हाउसिंग के मामले में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे ताकि एक वेल प्लान्ड एरिया लोगों को रहने के लिए यहाँ पर मिल पाए? देखिए, अभी विनियमित क्षेत्र जो है यहाँ का, उसको लेकर के जो कार्य योजना है, डेफिनेटली उस कार्य योजना पे और कार्य होना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है। जैसे पूरे शहर में सीवर सिस्टम नहीं है, ड्रेन्स के इश्यूज हैं, तो अर्बन इश्यूज काफी सारे हैं जिसमें बड़ी कार्य योजनाएं हम लोगों को यहाँ से विकसित करके शहर को, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो, और जो न्यूअर एरियाज हो डेफिनेटली उनको लेकर अच्छी कार्य योजना बने। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अवैध जो आपने कॉलोनीज, और क्योंकि नजूल का लैंड बैंक यहाँ काफी हुआ करता था, उस पर भी हमारा प्रयास है कि जो अवैध रूप से स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं या उस पर अवैध अतिक्रमण है, उनको मुक्त करा के जमीन जो है उसको सेव किया जाए और गवर्नमेंट में वेस्ट किया जाए। एक रिंग रोड गोंडा की बहुत बड़ी डिमांड रही है, पिछले आई थिंक 2 टर्म से डिमांड रही है, जहां पे अभी कोई मतलब अवश्य कोई प्रभावित कार्यवाही नहीं हुई, ना प्लानिंग हुई है, ना डीपीआर हुआ है। क्या आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में रिंग रोड टाइप का कुछ प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर का है? हाँ, ये विनियमित क्षेत्र का जो रिंग रोड पर बात हो रही है, तो इस पर क्योंकि ये अभी सिर्फ टेबल टॉप ही एक्सरसाइज हुई है, और इस एक्सरसाइज पे भी अभी और काम भी करने की आवश्यकता है। तो प्रिलिमिनरी जो मैंने कार्य देखा है उसमें सिर्फ जो टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है, उसको अब किस तरह से आगे हमें टेकअप करना है बहुत आवश्यक है, क्योंकि शहर को डीकंजेस्ट करने में इस तरह की रिंग रोड्स बहुत सहायक हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और सारी जो हमारी इनकमिंग रोड्स हैं, कन्फ्लुएंस जो बनता है, तो गोंडा में बहुत अंदर से होकर ही अयोध्या से आने वाले को भी यहाँ से भीतर होकर ही बलरामपुर जाना पड़ता है, या बहराइच की तरफ जाना है, या लखनऊ। तो रिंग रोड विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर। तो उसको लेकर के जो कार्य योजना बनी है उसको आगे ले जाने का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी इस वार्तालाप के लिए। आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। आशा है कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, राजस्व के वादों का जिस तरीके से प्रभावी इंप्लीमेंटेशन अब किया जा रहा है, वो धरातल पर भी नजर आएगा। वादों की संख्या, लंबित वादों की संख्या कम होगी, आपकी समस्याओं का ज्यादा निराकरण होगा। फिर किसी रोज मुलाकात दोबारा करेंगे नेहा शर्मा जी से, ताकि आपके उन सवालों को जो अभी रह गए हैं उनको अगली बार नेहा जी उठाएं। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।